मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ बुक ऑडियो पर जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदूष पांडे जी ने। आज शुरू करते हैं जुलूस की भीड़ की अगली कहानी, जिसका नाम है कहानी निर्दल। 3 बार चुनाव हारने के बाद रामशरण को शम मुलक शांति रस की सिद्धि हुई। उनको समझ में आ गया था कि अब हमसे ना हो पाएगा। अत फैसला हुआ कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और वापस सामाजिक कार्यकर्ता बनकर जनता की सेवा आजीवन करते रहेंगे। यह विचार कुछ दिन बना रहा और रामशरण जी सामाजिक कार्यों में लगे रहे, लेकिन वो तन्मयता नादारद रहती जो राजनीति में दिखती थी। उस कार्य का क्या फायदा जिसकी परिणति किसी फल में ना हो। रामशरण के लिए सामाजिक कार्य कुछ ऐसा ही था जिससे किसी फल की आशा नेताजी को ना थी। जैसे तैसे 4 साल कटे, लेकिन ज्यों ही 5वें साल की शुरुआत में चुनावी गहमा गहमी शुरू हुई, त्यों ही नेताजी के मन का शांत रस उत्साह के स्थायी भाव से उत्पन्न वीर रस में बदल गया और चुनाव में कूदने के लिए मन में बेचैनी शुरू हो गई। कुछ दिनों की बेचैनी के सिद्ध कर दिया कि जिस शांत रस की सिद्धि 4 साल पहले हुई थी, वह स्थायी भाव न था, बल्कि वह संचारी भाव था। इसलिए व्यभिचारी सिद्ध हुआ। नेताजी का उद्वेलित मन बार बार चुनाव के मैदान में ताल ठोकने लगा। पत्नी और पुत्र दोनों के लाख मना करने के बाद भी धरती पकड़ रामशरण मैदान में कूद पड़े। नेता कोई अपने आप नहीं बनता है, बल्कि उसे नेता की पदवी से विभूषित जनता करती है। ऐसा ही कुछ रामशरण उर्फ नेताजी के साथ हो रहा था। इस बार आप निकल जाएंगे, जन आशीर्वाद के इसी झांसे में रामशरण लपेटे गए। कहते हैं कि राजनीतिक नेता घाघ होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जनता नेताओं से कहीं बढ़कर घाघ होती है, महाघाघ। आखिरी क्षण तक अपने पत्ते सीने से लगाकर रखती है। रामशरण कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से मिल आए थे। कुछ जगह पैसे का लेन देन भी हो चुका था। एक आध जगह तो लगभग डील भी पक्की हो गई थी, लेकिन पुराने और स्थानीय प्रतिद्वंद्वियों के विरोध के कारण किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया। रामशरण हर बार दूसरे या तीसरे नंबर पर आते थे। हारने वाले को लगता था कि रामशरण ने वोट कटुआ का काम किया और जीतने वाले को लगता था कि उनके जीत का अंतर कम इस निर्दल रामशरण की वजह से हुआ है। इस तरह 3 बार चुनाव लड़ने के कारण नेताजी हर बड़ी पार्टी के स्थानीय नेताओं की आंखों की करकरी बन चुके थे। अंतोगत्वा रामशरण को इस वर्ष भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में कूदना पड़ा। लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टियों को देख लिया, सब फुस। इस क्षेत्र का विकास तो दूर की बात है, हर मोर्चे पर बदहाली। इस क्षेत्र को अब आप जैसा जुझारू और ईमानदार विधायक की जरूरत है। जनता ने नेताजी को बनाना शुरू कर दिया था। नेताजी के जनसंपर्क यात्रा के दौरान सामने पड़ने वाली जनता लगभग यही बात थोड़ी बहुत बदलाव के साथ नेताजी को सुनाकर खुश कर देती। बेटे और पत्नी की मनाही के बाद भी कुछ जमीन के टुकड़े, ट्रैक्टर और 2 दुकानें नेताजी द्वारा बेच दी गई। तन मन और धन से नेताजी इस बार चुनाव में लगे रहे। उम्मीदों के बोझ से दबा हुआ इस बार का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। मतगणना के एक दिन पहले लाख कोशिशों के बाद भी नेताजी को नींद नहीं आई। आंखों में नींद लिए अपने कुछ 100-200 समर्थकों के साथ सुबह 7 बजे ही नेताजी मतगणना स्थल पर पहुंच गए। गणना के शुरू के 1-2 चरण में वह टक्कर देते रहे और चौथे चरण की गणना में सबसे आगे निकल गए और आगे के चरणों में बढ़त बनाए रहे। उधर पूरे देश में 2 बड़ी पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। कभी एक पार्टी रुझानों में आगे होती तो कभी दूसरी। क्रिकेट के खेल की कमेंट्री की तरह सीट दर सीट सूचना सबके मोबाइल पर आती रहती, जिसकी सूचना रामशरण को भी मिल रही थी। प्रदेश में 2 पार्टी की टक्कर से रामशरण खुश हुए।
अच्छा है, अगर टक्कर नहीं होगी इन दोनों में तो हम निर्दलियों को कौन पूछेगा। मन ही मन रामशरण जी बुदबुदाए जा रहे थे। अब उन्हें अपनी सीट से ज्यादा चिंता इस बात की सताने लगी कि कौन सी पार्टी पूरे सूबे में जीत रही है। बहुमत तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, जनता को थोड़ा प्रयोग तो करना ही चाहिए। कोई तीसरी पार्टी भी तो हो सकती है जो जनता की भलाई कर सकती है। ये क्या बात हुई कि दो ही लोग बारी बारी सरकार बनाए। करीब 8 चरण की मत गणना में काफी बढ़त बनाने के बाद नेताजी बोले, विधायक का क्या काम है, कानून बनाना। बनाएंगे हम कानून, हर उस मुद्दे पर जिससे जनता का भला हो। जीत को निश्चित देख नेताजी का भाषण अभी जारी रहा। 20 साल के बाद वो पल आ गया जिसका रामशरण को बेसब्री से इंतजार था। नेताजी जीत चुके थे, निर्दलीय। उन्होंने सत्ताधारी दल के निर्वतमान विधायक को करीब 10,000 के अंतर से हराया था। स्पष्ट था कि निर्वतमान विधायक जी को रामशरण ने जनता की सेवा करने से रोका था, इसलिए खटास स्वाभाविक थी। जीत के बाद रामशरण जी खुश तो हुए, लेकिन अभी भी संतुष्ट न थे। उनकी नजर पूरे प्रदेश में चल रही 2 बड़ी पार्टियों के बीच टक्कर पर थी। रात के 8 बज गए थे, लेकिन अभी भी पूरी सीटों के परिणाम नहीं आए थे। नेताजी का उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। नेताजी के चेहरे पर संतोष तो था, लेकिन वो खुशी नहीं थी जिसकी आशा उनके चिर समर्थक कर रहे थे। रात के 9 बज गए थे और थोड़ी बहुत तस्वीर अब साफ हो रही थी। पूरे प्रदेश में मात्र 2 निर्दलीय प्रत्याशी ही जीत पाए थे, जिसमें से एक रामशरण था। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे से बहुत दूर के विधानसभा क्षेत्रों में जीते थे, इसलिए एक दूसरे से अपरिचित थे। दूसरे निर्दल का नाम प्रेमनाथ था और इसने वर्तमान विपक्षी पार्टी के निर्वतमान विधायक को पटकनी दी थी। प्रेमनाथ पहली बार चुनाव लड़ा था। हारे हुए विधायक जी तिलमिलाकर रह गए थे। उन्होंने कसम खा ली और इसकी घोषणा भी मत गणना स्थल पर कर दी कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाई तो प्रेमनाथ को इस क्षेत्र में काम नहीं करने देंगे। भूलना ना होगा, चुनाव प्रचार के दौरान अपने इसी क्षेत्र को स्मार्ट कस्बा बनाने का वादा रोज विधायक जी करते थे। खैर, ये कोई नई बात ना थी। नई बात यह थी कि रात के 11 बज चुके थे, लेकिन अभी भी तस्वीर झिलमिल ही थी। हाँ, इतना जरूर था कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने जा रहा था। चूंकि मुकाबला इतनी एक पर एक का था कि त्रिकोणीय मुकाबले की भी गुंजाइश न थी। हम निर्दलों की जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं? टेलीविजन से चिपके नेताजी सोचने लगे। तभी अचानक से फोन की घंटी बजी। आवाज अनजान थी। बहुत बहुत बधाई रामशरण जी, अध्यक्ष बोल रहा हूँ। फोन पर आ रही आवाज सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की थी। यह सुनकर नेताजी बोले, जी धन्यवाद, सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके बारे में काफी कुछ सुना है मैंने। आप भी बदलाव चाहते हैं। जनता की सेवा तो आप बहुत पहले से ही कर रहे थे। हम चाहते हैं कि इस बार आप हमारे साथ सरकार में शामिल होकर जनता की सेवा करें। आप निश्चिंत रहें, अपने खर्चे वर्चे को लेकर और पद की चिंता भी ना करिएगा। एक और निर्दल विधायक जीते हैं, लेकिन उनमें आप जैसा जनता के लिए सेवा भाव नहीं है और अनुभव भी नहीं। अध्यक्ष जी एकालाप अब रामशरण जी को सुना चुके थे। इस एकालाप में रामशरण जी के लिए काफी कुछ का संकेत था और स्पष्ट मैत्री प्रस्ताव भी था। विधायक रामशरण अब खुश थे। जो खुशी विधायक बनने के बाद भी खिलकर नहीं आ रही थी, वो सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के फोन आने के बाद आ गई। अब सब कुछ सही लगने लगा। घर का सारा कर्ज माफ होते दिखने के साथ ही आगे के 5 साल का स्वर्णिम भविष्य आंखों में तैरने लगा। बेटे और पत्नी मान ही नहीं रहे थे, बार बार रोक रहे थे। देखो, अब जब मंत्री बनूंगा तब इन सबसे पूछूंगा। मन ही मन प्रफुल्लित नेताजी सोचने लगे।
अंततः रात के 12 बजे तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो गई। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए एक और विधायक की जरूरत थी। दूसरी बड़ी पार्टी के पास कुछ 5 या 6 विधायक कम पड़ रहे थे। 2 अन्य पार्टियों ने 1 या 2 सीटें जीती थी और 2 निर्दलीय विधायक थे। तस्वीर तो साफ हुई थी, लेकिन रामशरण की दुविधा बढ़ गई। क्या पता प्रेमनाथ को सरकार का हिस्सा बना लिया जाए। अगर प्रेमनाथ को खुद अध्यक्ष जी अगर फोन कर दिया तो उसके सरकार में शामिल होने की संभावना शायद ज्यादा होगी। अध्यक्ष जी को मुझे खुद ही फोन कर देना चाहिए था। नहीं, ऐसा करते ही वो मेरी कीमत कम आंक लेते। क्या एक दूसरे क्षेत्रीय पार्टी अपने दोनों विधायकों के साथ समर्थन दे दे? चक्रीय क्रम में यही विचार देर रात तक नेताजी के मन में आते रहे और कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह के अभी 8 भी नहीं बजे थे कि टीवी और समाचार पत्र के संवाददाता रामशरण के पास आ धमके। आप किसको समर्थन देंगे? लगभग सभी पत्रकारों के एक ही सवाल रामशरण जी से थे। जो जनता के हित में काम करेगा, मेरा समर्थन उसी को होगा। नेताजी पूरे आत्मविश्वास के साथ पत्रकारों से बोल रहे थे। सुना है आपको अच्छे पद का प्रस्ताव मिला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक टीवी पत्रकार के इस सवाल ने नेताजी को असमंजस में डाल दिया। यार, ये पत्रकारों तक बात कैसे पहुंची? कहीं अध्यक्ष जी ने तो यह खबर नहीं दे दी प्रेस में? नेताजी अब यह बात सुनकर चिंतन में पड़ गए थे। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मेरे लिए जनता की सेवा सर्वोपरि है। पद और कद मेरे लिए मायने नहीं रखता है। नेताजी के अंदर का नेता अब जाग उठा था। पत्रकार गण जा चुके थे। नेताजी की परेशानी बढ़ रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उन्हें सूचना मिली थी कि शायद एक क्षेत्रीय पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं। कहीं ये ना आपस में गठजोड़ कर लें। लेकिन यह कैसे संभव है? चुनाव से पहले तो इन दोनों में कितनी खटास थी। आज दोनों कैसे एक साथ आ पाएंगे? दोनों तो चुनाव में एक दूसरे को पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे। अब नेताजी का नैतिक मन आज की राजनीति को धिक्कारने लगा था। प्रेमनाथ के पास खबर होगी, ऐसा कहकर नेताजी ने दूसरे निर्दल को फोन मिला ही दिया। क्या खबर है समर्थन की? अध्यक्ष जी का फोन आया था कि नहीं? क्या डील हुई? सुना है आपने ही फोन करके समर्थन की बात कही। रामशरण ने अंधेरे में अब कई तीर एक साथ छोड़ दिए थे और सब कुछ कह डाला था। अरे नहीं भाई साहब, मेरे पास क्यों फोन आएगा? मैंने तो उनकी ही पार्टी के विधायक जी को हराया है। उनको तो यह लग रहा है कि अगर प्रभु नहीं होता तो वो बहुमत से सरकार बना लेते। मैं जीत कर भी हार गया। किसी काम की नहीं रही विधायक की हमारी भाई साहब, आप अपना देख लीजिए। अन्य मंचक प्रभुनाथ ने अपनी कथा रामशरण जी को कह डाली थी। नेताजी थोड़ा खुश हुए कि कम से कम प्रभुनाथ की तरफ से तो रास्ता साफ है, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि परिणाम के घंटों बीत जाने के बाद भी अध्यक्ष जी का फोन फिर से नहीं आया था। कहीं ये दोनों पार्टियों ने आपस में खिचड़ी तो नहीं पका ली? चिंतित नेताजी के मन में अब अजीब से ख्याल आने लगे थे। इधर 1-2 क्षेत्रीय दल जो बेमुश्किल 1 या 2 सीट ही जीत पाए थे, लेकिन सरकार का हिस्सा बनने के लिए लोलुप थे और अध्यक्ष जी से निरंतर संपर्क में थे। चुनाव के बाद उभरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के पास चलने के लिए अब बहुत सी चालें आ चुकी थी। मैं तो सबको साथ में लेकर चलने वाला हूँ। हमारी पार्टी समान विचारधारा वालों को एक साथ करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए, आपका सरकार में स्वागत है। दोनों निर्दलीय विधायक भी हमारे संपर्क में हैं, एक और अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी। अध्यक्ष जी ने संकेत में एक क्षेत्रीय पार्टी को उसकी अहमियत या यूं कहिए कि कीमत बताते हुए अपनी मंशा जाहिर कर दी। लगभग यही बात अध्यक्ष जी ने दूसरे क्षेत्रीय पार्टी को भी बता दी थी।
और निर्दलीय विधायकों को इन क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के प्रस्ताव की भी जानकारी दे दी। सबसे दिलचस्प रहा कि दोनों ही निर्दलों से अध्यक्ष जी ने झूठ बोल दिया। मतलब रामशरण जी को बता दिया कि प्रेमनाथ बिना किसी शर्त के उनकी सरकार को समर्थन दे रहा है और प्रेमनाथ को भी रामशरण के झूठे प्रस्ताव के बारे में सूचना दे दी। और इस तरह अध्यक्ष जी ने सबकी मोलभाव शक्ति को कम कर दिया। चुनाव का अगला दिन गहमा गहमी में गुजर गया। शाम और कब रात आ गई नेताजी को पता ही नहीं चला। मंत्री पद तो छोड़िए, रामशरण को अब सरकार में शामिल न किए जाने की भी चिंता सताने लगी। एक दिन पहले बुने सपनों के ताने बाने उखड़ने लगे। अब तो बड़ी गाड़ी और बड़े सरकारी घर के मिलने से पहले ही खाली करने के ख्याल आने लगे थे। कभी लगता कि कहीं प्रेमनाथ ने उससे झूठ तो नहीं बोला और खुद जाकर अध्यक्ष जी से डील कर लिया हो। फिर विचार आता कि क्षेत्रीय पार्टी ने अभी समर्थन देकर किसी और राज्य में आगामी चुनावों के लिए गुप्त समझौता कर तो नहीं कर लिया। इन्हीं विचारों में डूबते उतराते नेताजी टीवी के सामने रखी कुर्सी पर सो गए। टीवी रिपोर्टर रात भर राज्य की सरकार गठन की खबरों को बनाते और बताते रहे। करीब सुबह 6 बजे जब कुर्सी पर नींद खुली तो टीवी पर एक न्यूज रिपोर्टर गला फाड़ कर बता रहा था, सबसे बड़ी पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी जिसके पास मात्र एक विधायक था ने बिना शर्त अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है और अब सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े पूरे हो गए हैं। आज दिन में 12 बजे परेड मैदान पर शपथ ग्रहण होने की संभावना है। यह सुनकर नेताजी की बची कुची आशाओं पर तुषारपात हो गया। क्या अंतर है मेरे और उस पार्टी के अकेले विधायक में? सिर्फ यही ना कि वो दल में से है और मैं निर्दल हूँ। नेताजी के अंतर्वेदना प्रश्नोत्तर तक पहुंच गए थे। वर्गहित आज भी एक सच्चाई है। देखिए, एक पार्टी वाले को एक विधायक की जरूरत पड़ी तो दिखाने के लिए हम निर्दलों से पूछा तो लेकिन अपने साथ लिया तो दूसरी पार्टी को। अब आहत नेताजी का अंतर्मन बोल उठा। हम निर्दल एक दूसरे का साथ देने की जगह एक दूसरे पर शक करते रहे। हमें भी तो अपना वर्ग हित देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या वर्ग हित सच्चाई नहीं? नेताजी अब दर्शन में डूबने लगे। नहीं नहीं, हम निर्दल हैं। निर्दल मतलब निर्दल, इतने निर्दल की किसी और निर्दल के साथ ही नहीं। अब नेताजी को दर्शन में डूबने से यह सिद्धि मिली। नेताजी के सामने रखी चाय ठंडी हो जाने के कारण शंभू काका 2-4 बदल चुके थे। कुंडली की तरह लपेटा हुआ अखबार ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। नेताजी सोए तो नहीं थे, लेकिन पूरी तरह जगे भी नहीं थे। आज के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण जिले के उप जिला अधिकारी महोदय अपनी टीम के साथ नेताजी को देने पहुंचे। यह पत्र राज्य के मुख्य सचिव की तरफ से था, जो विधायक जी को प्रेषित था। सर प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। इस क्षेत्र को आपकी बहुत पहले से ही जरूरत थी। सर, यह निमंत्रण है आज के शपथ ग्रहण समारोह का। उप जिलाधिकारी ने नेताजी को पत्र थमाते हुए बोला, जिसमें लिखा था, सेवा में श्री रामशरण माननीय विधायक कल्याण कला। नेताजी यह निमंत्रण पत्र पढ़ते पढ़ते ठिठक गए। कलेक्टर साहब, इस निमंत्रण पत्र पर मेरा नाम सही नहीं लिखा है। इसे सही करवा कर ले आइएगा, तभी हम आएंगे समारोह में। रामशरण निर्दलीय? हम विधायक नहीं, निर्दल हैं, निर्दल। निमंत्रण पत्र को डिप्टी कलेक्टर के हाथ में वापस सौंपते हुए सत्ता से अनासक्त नेताजी का मन अब बोल उठा था। इसी के साथ यह कहानी निर्दल समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जुलूस की भीड़ से ली गई यह कहानी पसंद आई होगी, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने, और सुन रहे हैं आप मेरे यानी गरिमा के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी के पात्र रामशरण को सुनने में मजा आया होगा। उसकी बातें और नेतागिरी को सुनकर आप अवश्य ही इससे कुछ समझ पाए होंगे।
अब मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहना चाहती हूँ, बस विदा लूंगी। लौटूंगी जल्द ही अगली कहानी के साथ जुलूस की भीड़ से, जिसे लिखा है भवतोष पांडे जी ने। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।